तो ये तस्वीरें जो हम आपके लिए लेकर आ रहे थे वो इस वक्त जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी खत्म हुई है जिसमें देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे एक साथ मौजूद थे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे प्लॉट को एक ट्विस्ट दे दिया। उन्होंने ये कहा कि अब जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो एकनाथ शिंदे हैं और आज ही उनका शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मुंबई से जुड़े हुए हैं अभिषेक शर्मा। अभिषेक, जितने भी पत्रकार थे या जितने भी विशेषज्ञ थे राजनीतिक, वो सब यही सोच रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस ने अपने मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ कर लिया है, लेकिन ये जो हुआ है इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या है ये रणनीति? देखिए, अब तो चूंकि हो चुका है तो हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं। ये कानो कान किसी को खबर नहीं हुई। खुद देवेंद्र फडणवीस को भी शायद उम्मीद थी कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक उनके अकेले का नहीं है। ये मास्टर स्ट्रोक दिल्ली से खेला गया है और इसके पीछे एक लंबे वक्त की रणनीति को ध्यान में रखा गया है। क्योंकि देखिए, अगर ये सरकार बन भी जाती है देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में और वो मुख्यमंत्री बन जाते तो वो पूरी तरीके से जो एकनाथ शिंदे समूह है उनकी बैसाखियों पर यह सरकार टिकी रहती और बीजेपी वैसा नहीं चाहेगी, क्योंकि बीजेपी के को ऐसा लगता है कि ग्राउंड स्वेल उनके साथ में है, यानी कि उनको अभी और अपना विस्तार करने का मौका है और जो विस्तार करने का मौका है वो शिवसेना की लागत पर ही सबसे ज्यादा संभव है। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में ये शिवसेना कहीं नहीं जा सकती है, कोई बड़ा लंबा विस्तार नहीं सोच सकती है। ठाकरे परिवार की जो ब्रांड इक्विटी है या उनका जो नाम था वो हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, ऐसा देवेंद्र फडणवीस के बीजेपी को लगता होगा, जिसके चलते एक रणनीति के तहत एकनाथ शिंदे को आगे किया गया। एकनाथ शिंदे ने भी जब ये बार्गेन शुरू किया होगा, सरकार से बाहर आने का फैसला लिया होगा, तब उनको भी नहीं पता होगा कि ये दरअसल इस तरीके से सारा कुछ बदल जाएगा और ऐसे बदलेगा कि वो मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे। देखिए, जो सबसे बड़ी मांग थी इस समय ठाकरे परिवार की, अंजलि, वो ये थी कि एक शिवसैनिक को हटा दिया, एक शिवसेना के का मुख्यमंत्री था उसको हटा दिया बीजेपी ने और देवेंद्र फडणवीस ने। वो इल्जाम अपने सर पर ना लेते हुए बीजेपी ने ये साफ कर दिया कि देखिए, हमने ठाकरे परिवार को नहीं हटाया, वो अक्षम थे, वो अपने साथियों को साथ में नहीं रख पाए, ये उनकी नाकामी थी, उसका ठीकरा हमारे सर पर मत फोड़िए। हम तो एक शिवसैनिक को ही दोबारा मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और हमने बना दिया। अब कहने के लिए ठाकरे परिवार के पास कुछ नहीं है। ठाकरे परिवार ये नहीं कह सकता कि वो उद्धव ठाकरे के लिए लॉबिंग कर रहे थे या उद्धव ठाकरे के लिए हमको मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। लेकिन ये सबसे ज्यादा नाटकीय भरा रहा है अंजलि। इससे ज्यादा नाटकीयता इस राजनीति में नहीं देखी जा सकती जो नाटकीयता इस समय खेली गई है। 1 घंटे पहले तक देखिए, मुझे समाचार मिला था कि 7 बजे शपथ विधि होगी, 2 लोग शपथ विधि लेंगे, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, और ये तकरीबन 3 बजे की खबर आई थी। लेकिन 3 बजे के बाद जो घटनाक्रम बदले हैं, उन घटनाक्रमों के बारे में शायद ही किसी को अंदाजा रहा हो कि ये घटनाक्रम क्यों और किस लिए बदले हैं। ये मास्टर स्ट्रेटजी दिल्ली में बनाई गई है और इसके पीछे जो संभवतः वजह हो सकती हैं वो हम गिना सकते हैं। राजनीतिक तौर पर जो देश के दिल्ली में बैठे लोग हैं जो बीजेपी को संचालित करते हैं, वो एक लंबी रणनीति के तहत कर रहे होंगे और उनके बहुत सारे ऐसे पक्ष होंगे जिनके बारे में हमें भी जानकारियां नहीं होंगी कि आखिरकार वो ये क्यों कर रहे हैं। हम सिर्फ आकलन कर सकते हैं कि ये आकलन इस आधार पे कि क्यों क्यों हो रहा होगा। ये नाटकीयता भरा है आज जो कुछ हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है देवेंद्र फडणवीस के सामने मुख्यमंत्री रहते हुए कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते तो जो सबसे बड़ी मुश्किल थी कि जो मंत्री पद का बंटवारा है वो किस आधार पर होगा। खुद वो मुख्यमंत्री बनते तो उनके पास बहुत सारे महकमे होते और अब सारा कुछ दारोमदार उन्होंने एकनाथ शिंदे के ऊपर छोड़ दिया है। अगर इस 2.5 साल में कुछ और नाकामियां रहती भी हैं तो वो सब एकनाथ शिंदे के सिर पर रहने वाली हैं। बीजेपी इससे हाथ पल्ला झाड़कर निकल सकती है आराम से और एक नए सिरे से वो जा सकती है। दूसरी सबसे बड़ी रणनीति है कि बीएमसी चुनाव है, इन चुनावों में बीजेपी अपने ऊपर कोई गुनाह नहीं लेगी, कोई भी आरोप नहीं लेगी। वो कहेगी कि उसने शिवसैनिकों को बनाया और इन्हीं ग्रुप के साथ, इसी शिवसेना को साथ में लेते हुए शिवसेना का जो बंटवारा है ठाकरे परिवार के पास ना जाकर एकनाथ शिंदे के पास ही आ जाए, पूरी पार्टी उनके पास आ जाए। यानी कि जो जिला प्रमुख हैं, विभाग प्रमुख हैं और जो पार्टी का संगठन है, उसको खींचने के लिए एक बहुत बड़ा कदम बीजेपी ने साथ में कर दिया है।
अब इसके बाद ठाकरे परिवार के पास बहुत विकल्प नहीं रहेंगे। शायद उनके पास से उनके जिला प्रमुख लोग भी छोड़कर चले जाएं। अगर उप मुख्यमंत्री होते एकनाथ शिंदे तो शायद बात और होती, लेकिन अब मुख्यमंत्री बन गए और जो गुस्सा या जो भावनात्मक रिश्ता, भावनात्मक जो इजहार था अभी तक देखने को मिल रहा था शिव सैनिकों का, वो अब पूरी तरीके से बदल जाएगा। क्योंकि अब आप बीजेपी के खिलाफ भी क्या बोलेंगे या आप एकनाथ शिंदे के खिलाफ भी क्या बोलेंगे। एकनाथ शिंदे ये कहेंगे कि उनको वक्त नहीं मिलता था, मुख्यमंत्री महाविकास आघाड़ी में जाना चाहते थे, वो शरद पवार और कांग्रेस के साथ रहना चाहते थे, जिनकी विचारधारा का हम लगातार विरोध कर रहे थे। हमारी नेचुरल अलायंस बीजेपी थी, जिसके साथ हमने जाने का फैसला लिया। हमने 2019 में सभी मतदाताओं से दोनों के संगठन को, यानी कि दोनों के गठबंधन के लिए वोट मांगा था, इसलिए एक जनमत का सम्मान है। और इस तर्क को अब कहीं पर भी किसी इमोशनल कार्ड से नहीं काटा जा सकेगा, क्योंकि एक शिवसैनिक ही मुख्यमंत्री बन गए हैं, शिवसेना ही मुख्यमंत्री पद चलाएगी। उसमें आप जो कह रहे हैं उसमें एक बड़ा एलिमेंट यह आ जाता है कि ये एक बहुत बड़ा वफादारी का टेस्ट हो जाएगा फिर इन सभी शिवसैनिक। अगर आप कह रहे हैं कि ये जो जिला प्रमुख हैं उनके लिए भी अब स्थिति कुछ बदल जाएगी शायद, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा वफादारी का टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उनको ठाकरे परिवार की तरफ वफादारी जो हमेशा से वो लोग दिखाते आए हैं और उसको एक तरीके से एक समान मानना, ठाकरे परिवार और शिवसेना, अब उनको चुनना पड़ेगा। बिल्कुल चुनना पड़ेगा। और इस बार जो कार्ड लेके आई है बीजेपी, लंबे वक्त में शिवसेना का नुकसान होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि बीजेपी अपना विस्तार, देखिए जो पाई है या जो रोटी है वो तो एक ही है, जिसमें एक ही किस्म के मतदाता हैं और दोनों प्रतिस्पर्धा में है कि किसका हिंदुत्व बेहतर है। और जो लड़ाई है उस लड़ाई में बीजेपी हमेशा आगे रही है। आप देखिए कि छोटा पार्टनर थी एक वक्त में। बाला साहब के सामने एक बहुत फेमस कार्टून बनाया गया था जिसमें बाला साहब कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उनके सामने प्रमोद महाजन पहुंचते हैं और बाला साहब स्टूल पर पैर रखे हुए हैं और वो प्रमोद महाजन को कहते हैं कि आओ बैठो, और वो उन्होंने कोई कुर्सी नहीं छोड़ी है उनके लिए। एक वक्त में बीजेपी की हालत ये थी कि बीजेपी मातोश्री पर जाके कहती थी कि हमारे को इतनी सीट दे दीजिए। आज हालत आप देखिए कितनी है। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हैं बीजेपी के, उन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में उन्होंने एकनाथ शिंदे को इस समय मुख्यमंत्री की कुर्सी देना मुनासिब समझा है। और जो आप कह रही हैं बात कि अब वफादारी किसको लेकर, एक शिवसेना ऐसी वफादारी ऐसी पार्टी के लिए जिसमें शिवसैनिक ही मुख्यमंत्री है, वो कह रहे हैं कि मेरे बाल ठाकरे और आनंद देगे मेरे आराध्य हैं और वही उनके मन की पार्टी में चलाना चाहता हूं और वो मन की जो मैं पार्टी चलाना चाहता हूं वो मैं करके दिखाऊंगा और बीजेपी मेरे साथ है। अब बीजेपी के खिलाफ कोई भी इमोशनल कार्ड कहीं पे भी नहीं खेला जा सकता है ठाकरे परिवार की तरफ से। अब ठाकरे परिवार यहां से धीरे धीरे मुख्य राजनीति से उनको काटने की जो बड़ी योजना है वो शुरू हो चुकी है। एकनाथ शिंदे ठाणे के नेता हैं, वो कितना अपना विस्तार कर पाएंगे ये देखने वाली बात है, क्योंकि उनके ऊपर हमेशा आने वाले वक्त में बीजेपी की निगाह रहने वाली है। ये सरकार जो भी चलाएंगे एकनाथ शिंदे, वो दरअसल बीजेपी की मंशा से चलाएंगे। इसका रिमोट कंट्रोल देवेंद्र फडणवीस के हाथ में है और उन्होंने इसको लेकर कोई छुपाया भी नहीं है। अंजलि, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये सरकार अच्छे से चले, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो जिम्मेदारी उन्होंने अपने ली है, इसका मतलब ये कि वो डायरेक्ट भी करेंगे कि कैसे चलानी है इस सरकार को। और आप देखिए ये इत्तेफाकी है कि जिस शिवसेना के अंदर एक के बाद एक कई सारे लोगों के खिलाफ ईडी की इंक्वायरी चल रही हो और जिनको जेल भेजने की तैयारी चल रही हो, वो लोग अब इस पार्टी में विधायक बनकर मंत्री बनेंगे और एकनाथ शिंदे की सरकार चलवाएंगे। और जो लोग बच जाएंगे बाल ठाकरे के साथी या उद्धव ठाकरे के परिवार वाले, उनका क्या हश्र होगा, वो अब उनके सामने उल्टी गिनती होगी। पावर का बैलेंस एकनाथ शिंदे के साथ चला जाएगा पार्टी के अंदर भी, और इससे ठाकरे परिवार को लंबे वक्त में बड़ा नुकसान होगा। अब उनकी पूरी लड़ाई खुद के सर्वाइवल पर जाके सीमित हो जाएगी। पार्टी बचाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल होता चला जाएगा यहां से आगे। ये एक मास्टर स्ट्रेटजी है जिसमें बहुत सारा सेक्रीफाइस, बलिदान की जरूरत थी। वो बलिदान आज देवेंद्र फडणवीस से ले लिया है उनकी पार्टी ने, दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने। अंजलि जी बिल्कुल, और इस बलिदान का अब क्या नतीजा निकल के आएगा लॉन्ग टर्म में,
महाराष्ट्र की राजनीति में ये हम देखेंगे, क्योंकि शिवसेना जिसको एक तरीके से बाल ठाकरे की और ठाकरे परिवार की, सही में कहें, क्योंकि बाल ठाकरे की शिवसेना तो दोनों ही दावा कर रहे हैं, लेकिन जो ठाकरे परिवार की शिवसेना है, क्या उसको वाकई में बीजेपी एकदम खत्म कर पाती है या नहीं, ये देखना होगा। फिलहाल आपको बता दें कि ये जो राजनीति रही उसमें बीजेपी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है और फडणवीस ने नया मुख्यमंत्री बनने की चर्चा जो चल रही थी उसको एकदम खारिज कर दिया और खुद कुछ देर पहले उन्होंने ऐलान कर दिया कि शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। तो महाराष्ट्र की सियासत में आए इस नए ट्विस्ट से जुड़ी हुई आपको 10 खबरें हम लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें एक अहम खबर यह है कि आज एकनाथ शिंदे शपथ ग्रहण करेंगे और शाम 7:30 बजे उनकी शपथ होगी और उनके नाम का ऐलान खुद देवेंद्र फडणवीस ने किया है। इससे पहले उन दोनों ने राज्यपाल से मुलाकात भी की थी और आज ही एकनाथ शिंदे वापस आए थे, गोवा के रास्ते होते हुए वो वापस आए थे। भारतीय जनता पक्षाने हा निर्णय केला की श्री एकनाथ शिंदे साहेब यांना भारतीय जनता पार्टी समर्थन देईल आणि श्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होतील। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया। हमारे 106 और उसके साथ साथ उनके साथ और हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियां हैं, इन सभी के समर्थन का पत्र आज हमने सौंपा है और गवर्नर साहब ने श्री एकनाथ शिंदे जी को 7:30 बजे शपथ के लिए न्योता दिया है। आज केवल एक ही शपथ होगी श्री एकनाथ शिंदे जी की। देवेंद्र जी ने अभी यहाँ पर कहा कि हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक को समर्थन दे रहे हैं, ये उनके दिल का बहुत बड़प्पन है। ऐसा कभी कोई करता नहीं जिसके पास 120 विधायक है, जिसके पास 120 विधायक होने के बावजूद ऐसा कोई ग्राम पंचायत और नगर सेवक का पद भी नहीं छोड़ता है। ये तो मुख्यमंत्री पद है और ये आज उन्होंने शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के सैनिक को एक सपोर्ट किया है। इसलिए मैं आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब को धन्यवाद देता हूं, उनका आभार मानता हूं। वैसे ही मैं गृह मंत्री अमित जी शाह साहब को भी धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। जेपी नड्डा जी अध्यक्ष हैं, उनका भी धन्यवाद और खास करके मैं देवेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वो खुद भी इस पद को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा है मैं भले मंत्रिमंडल में नहीं, लेकिन मैं इस राज्य के विकास के लिए सरकार के साथ हूं। ऐसा जो इस राज्य में नहीं बल्कि देश में ऐसी मिसाल एक मिसाल होगी और आज के जमाने में ऐसा करना मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कर सकता है। तो बागी नेता एकनाथ शिंदे अब महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बन रहे हैं। उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। उनके समर्थकों से बात की है हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने। महाराष्ट्र के सत्ता परिवर्तन में एक बड़ा ट्विस्ट आया है और जो परिवर्तन हुआ है उसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे, एक शिवसैनिक मुख्यमंत्री होगा।
उनके समर्थन में बड़ी संख्या में हम देख सकते हैं ठाणे के जो कार्यकर्ता है यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोग ने कभी सोचा था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे? नहीं, हमने सोचा था, क्योंकि शिंदे साहब के अंदर जो कार्य करने की क्षमता है, जो कार्यशैली है, हमने सोचा था साहब एक दिन मुख्यमंत्री होंगे, और आज वह दिन आ गया कि जब साहब मुख्यमंत्री हो गए। अभी 2 दिन पहले उद्धव साहब ने कहा था अगर कोई हमारा शिवसैनिक मुख्यमंत्री होता तो मैं उसका अभिनंदन करूंगा। आज वो दिन आ गया है। उद्धव साहब जहां बैठे होंगे वहां से देखते होंगे कि उनका एक सादा शिवसैनिक मुख्यमंत्री हुआ है, और अब चाहिए वो अभिनंदन करे और पूरी शिवसेना एक साथ आ जाए। यही हम सब लोगों का निर्णय है। जितने भी राजनीतिक पंडित थे सभी को यही लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन यहाँ पर पासा एकदम पलट गया और ट्विस्ट इतना बड़ा आया कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री है। देखिए, शिवसेना के नेता हैं, उनका महाराष्ट्र में जो काम है, ये कोविड का जो पीरियड आया था, जब बाढ़ आई थी, सारे महाराष्ट्र में जिनका कार्य बोलता है वो कार्य ही वो पोस्ट के लायक होता है, और इस पद को, मुख्यमंत्री पद को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को, और हमारे शिंदे साहब उसको बराबर न्याय देंगे। ये देवेंद्र फडणवीस हो और महाराष्ट्र के जो वरिष्ठ नेता हो, इन्होंने समझ लिया था, इसीलिए आज शिंदे साहब मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हो रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि किसी को कुछ तकलीफ है, शिकायत है तो मेरे पास आए, मैं गद्दी छोड़ने को तैयार हूँ। तो उन्होंने भी एक तरह से उप मुख्यमंत्री पद का एक तरह से उन्होंने दिया था। शिंदे साहब को पद से कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनका एक ही कहना था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस इनकी युति तोड़ दो, हमारी शिवसेना आस्ते आस्ते खत्म होते जा रही है, तो उसको मजबूत करना है, शिवसेना पक्ष को मजबूत करना है, तो उनको उनके साथ छोड़ के भाजपा के साथ जाना जरूरी है। उनका एक ही शब्द था, उनसे मिला के उनका अपना युति करो, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान की दया से, ऊपर वाले की दया से आज जिस वक्त एक्चुअली उद्धव साहब उनको बोले थे कि वो मुख्यमंत्री बनने लायक है, बनने वाले थे, लेकिन आज खरे ढंग से, आज सही ढंग से, आज हकीकत में आज मुख्यमंत्री बन गए, और बारिश भी इतना खुश है, मेघराजा भी इतना खुश है, ऊपर से पानी बरस रहा है। ये असली खुशी का दिन हमारे लिए। शिवसैनिक मुख्यमंत्री बना है, तो क्या कहेंगे आप लोग कि अब शिवसेना जो है पूरी जो है वो एक ही रहेगी या अलग रहेगी? शिवसेना और बलकट से आगे बढ़ेगी, और जितने से हमारे से बिखर गए, आजू बाजू में गए होंगे, गलत फहमी से गए होंगे, उनको हकीकत जब मालूम पड़ा तो आस्ते आस्ते कल से उनका आना चालू है। आज 2 दिन से बहुत से शिवसेना हमारे जो गए थे वो पुणे से वापस आया है, और अभी जब मुख्यमंत्री बने सब आएंगे। हम सब शिवसेना वाले हैं। ये ठाणे में ऐसा बोल नहीं सकते, ठाणे में उनके ज्यादा समर्थक है क्या? पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में भी उनके समर्थक होंगे? शिंदे साहब महाराष्ट्र के हर कोने में, हर गांव में, हर तालुके में घूमते थे, और पब्लिक क्या है, उनकी भावना क्या है, सामान्य आदमी की भावना क्या है, वो सब जानते थे। इसके लिए आज इतने बड़े पैमाने में आज उनको इतना सपोर्ट मिल रहा है। बाला साहब का भी सपना पूरा हुआ, बाला साहब का सपना पूरा हुआ, धर्मेंद्र आनंद साहब का भी सपना पूरा हो गया। आज उनको सही ढंग से आज उनको श्रद्धांजलि हो जाएगी। आज धर्मवीर आनंद के साहब हमारे जो दैवत है, उनका सपना पूरा हुआ है, और उनके सानिध्य में बड़े हुए कार्यकर्ता है शिंदे साहब, जिनको आज मुख्यमंत्री मिला है, और हम लोग आज बहुत खुशी है और आनंदित है। और आज देखिए आसमान भी बरस रहा है, और बहुत धूम से इसका जल्लोष आज पूरे जिले में देखा जाएगा। ये देखिए मिठाई भी खिलाया जा रहा है यहाँ पर। ये सब ठाणे के जो शिवसैनिक हैं, जो कि एकनाथ शिंदे के समर्थक हैं, और यहाँ पर उनके ही अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाए जाने से काफ़ी खुश हैं। यहाँ पर आए हैं, और इनका कहना है कि शिवसेना जो है असली वो यही है, और एक शिवसैनिक मुख्यमंत्री बना है, जिसको लेकर ये बहुत ही खुश हैं। और आगे जो मुंबई और महाराष्ट्र के लिए एकनाथ शिंदे जैसे अभी तक काम करते रहे हैं, अब और भी ज़्यादा काम करेंगे, और राज्य विकास करेगा उनके नेतृत्व में ज़्यादा। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोस्टर, सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और चलिए एक बार फिर से मुंबई का रुख करते हैं सुनील सिंह के पास ही। सुनील, ये जो थाने से आए शिव सैनिक हैं, जो समर्थक है एकनाथ शिंदे के, उनकी बात तो हमने सुनी, क्या आपकी दूसरे शिव सैनिकों से भी बात हो पा रही है? किस तरह की प्रतिक्रियाएं आप अपने आसपास लोगों की सुन रहे हैं? देखिए अंजलि, मैं तो यही कहूँगा कि सारे राजनीतिक पंडित फेल हो गए। ये जो सत्ता परिवर्तन या फिर हम कहें कि जो बगावत हुई थी शिवसेना के तहत, उसके तहत, क्योंकि कोई भी नहीं सोच रहा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे और वो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री का मौका देंगे। यही चल रहा था कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री होंगे और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन इतना बड़ा ट्विस्ट आ गया कि सभी हैरान हैं, अवाक हैं, और मुझे लगता है कि खुद
उद्धव ठाकरे भी इस बात को लेकर हैरान होंगे और बाकी सभी शिव सैनिक तो हैरान हैं ही इस बात को लेकर कि ये भी हो सकता है। हालांकि अब मैं आपको बताऊं कि 3 दिन पहले ही बीजेपी के बहुत बड़े टॉप सूत्रों से मेरी बात हुई थी, हम बैठे थे, तब ये किसी ने एक प्रश्न पूछा कि क्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तब उस बड़े नेता ने ये जरूर कहा कि हाँ क्यों नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसने ये भी कहा कि उन्होंने अपने लिए उप मुख्यमंत्री का पद नहीं मांगा है, ये बात उन्होंने कही थी। लेकिन अब जो हुआ मुझे लगता है कि बहुत कुछ इतना प्लान करके हुआ था और इतनी बड़ी जो खतरा उन्होंने मोल लिया, इतनी बड़ी जो बगावत की, वो सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए थी ऐसा लग रहा है। और ये पहले से तय था, कोई अचानक से आज कोई देवेंद्र फडणवीस का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि पहले से शायद तय था कि मुख्य शिवसैनिक और यानी कि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ताकि जो शिवसैनिक हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे एकनाथ शिंदे की तरफ आएँ और आगे चलकर जो बीएमसी का चुनाव है और फिर अगला जो चुनाव होगा उसमें एक बड़ी बढ़त हासिल किया जाए और शिवसेना माइनस ठाकरे परिवार कहीं इस तरह की करने की ये एक रणनीति के तहत शायद बहुत बड़ा काम हुआ है, यही लग रहा है अभी। बिल्कुल, और शायद इस बात को लेकर सब जब विश्लेषण कर रहे हैं सबका मत इसमें अलग अलग नजर आ रहा है कि ये पहले से मालूम था या नहीं मालूम था, पहले की रणनीति थी, ये लास्ट मिनट का ट्विस्ट है। इस पर हमेशा एक मिस्ट्री बनी रहेगी, एक रहस्य ही बना रहेगा शायद। लेकिन सुनील, जो वहां पे मौजूद शिव सैनिक थे, जो सुबह आप भी कह रहे थे कई ऐसे शिव सैनिक पीछे जो वहां पर विरोध करने के लिए भी आए हुए थे, वहां उनका क्या हो रहा है? क्या अब वो शांत नजर आ रहे हैं या चले गए हैं? क्योंकि अब लड़ाई दूसरी हो जाएगी, सत्ता की नहीं, अब शिवसेना की लड़ाई हो जाएगी कि कौन शिवसेना के हैं। क्या ठाकरे की सेना शिवसेना है या इनकी? अंजलि, मैं अपने दर्शकों से माफ़ी मांगना चाहूँगा। दरअसल उस समय जब एकनाथ शिंदे सागर बंगलों पर पहुँचे देवेंद्र फडणवीस से मिलने, उस समय कुछ शिवसैनिक आए, उन्होंने केसरिया झंडा लहराया और एकनाथ शिंदे के पक्ष या विरोध में नारे लगा रहे थे। ये सब समझ पाना बहुत मुश्किल था। लिहाजा ऐसा एक प्रतीत हुआ कि शायद वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो समर्थक थे और उनका समर्थन करने ही आए थे। तो जिस तरह के विरोध की हम कल्पना कर रहे थे या आशंका थी, वैसा कुछ भी विरोध अभी तक नहीं दिखाई पड़ा है। और अब जबकि एक इतना बड़ा ट्विस्ट पूरे मामले में आया है कि अब एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री होंगे, तो मुझे लगता नहीं कि जल्दी कुछ विरोध दिखाई पड़ेगा। ये जरूर है कि जो शिवसैनिक हैं वो भी ऊहापोह में रहेंगे और अभी क्या करें, क्या प्रतिक्रिया किस तरह की होगी, तुरंत फुरत में कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक आरोप लग सकता है कि चूंकि उद्धव ठाकरे ने कहा था कि जब महाविकास आघाड़ी से सरकार बनाने की बात हुई थी और इनके विधायक दल के नेता के रूप में एकनाथ शिंदे को ही चुना गया था, तो एकनाथ शिंदे को ही वो मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे। लेकिन शरद पवार ने कहा कि जिस तरह की आघाड़ी बनी है, एनसीपी और कांग्रेस की पार्टियां शामिल हैं, तो उसमें अगर आप मुख्यमंत्री रहोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो शरद पवार के कहने पे उद्धव ठाकरे मान गए थे, तब उन्होंने मुख्यमंत्री पद का संभाला था और जो शिंदे हैं वो एक तरह से साइड कर दिए गए थे। शायद वो जो दंश था वो उनके मन में कहीं ना कहीं था और इसी का फ़ायदा देवेंद्र फडणवीस ने उठाया, बीजेपी ने उठाया, जो खुद एक तरह से 106 जो विधायक दल चुनकर आने के बाद भी जो एक तरह से बगल में कर दिए गए थे उद्धव ठाकरे की तरह, तो वो सब बातें शायद एक साथ काम कर रही थी कहीं ना कहीं। तो एक शिवसैनिक सही मायने में अगर कहें तो अब मुख्यमंत्री बना है, ऐसा सभी शिवसैनिकों का मानना है, खास करके जो एकनाथ शिंदे के शिवसैनिक के समर्थक हैं उनका। तो अगर शिवसैनिक मुख्यमंत्री बना है और बाला साहब ठाकरे कहना था कि एक शिवसैनिक एक दिन मुख्यमंत्री बनेगा, तो अब उसको लेके कितना विरोध कर पाएंगे, कैसा विरोध करेंगे, ये अभी देखना होगा। जी बिल्कुल, और फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि सभी स्तब्ध हैं कि आखिर हुआ क्या है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। सुनील सिंह हमारे सहयोगी मुंबई से ताज़ा हाल हमें बता रहे थे, वहां पे प्रतिक्रिया भी उन्होंने दिखाई कि जो थाने से आए कार्यकर्ता हैं वो क्या कह रहे हैं। फिलहाल हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज उदयपुर पहुंचे, जहां वो कन्हैया लाल के परिवार वालों से मिले। इस दौरान उन्होंने परिवार को 51 लाख का चेक भी दिया। उन्होंने कहा कि दोषियों को जल्द सजा दिलाएंगे, जांच में एनआईए का पूरा सहयोग किया जाएगा। 28 जून को टेलर का काम करने वाले
कन्हैया लाल की उदयपुर में उन्हीं की दुकान में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उदयपुर में इस घटना के बाद विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद कर्फ्यू भी लगाया गया। उदयपुर पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। हम इस वक्त उदयपुर में हैं और उदयपुर में सीएम अशोक गहलोत साहब मिल के आए हैं अभी परिवार से। सर, क्या कहना चाहेंगे? परिवार से आपकी बातचीत हुई, आपने जो मुआवजा दिया है उसका चेक भी दिया, परिवार ने क्या कुछ कहा आपसे और आपने क्या आश्वासन दिया उन्हें? देखिए, वो तो इतनी हृदय विदारक घटना है जिसे पूरा देश हिल गया है और जिस तत्परता से पकड़े गए हैं अभियुक्त, उससे आम लोगों को विश्वास हो गया कि तत्काल कार्रवाई होगी और उसी रूप में एसओजी ने कार्रवाई शुरू करी। फिर क्योंकि धाराएं लगा दी हम लोगों ने, आतंक की धाराएं लगा दी, क्योंकि इनकी जो फीडबैक मिला कि इनका लिंक है बाहर के मुल्कों से भी, पाकिस्तान में जाके आए थे, तो फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसने केस ले लिया है। अब हम उनको सेव करेंगे और हम चाहेंगे उनसे भी कि लोगों का इतना भयंकर आक्रोश है दिलो दिमाग के अंदर, जिस रूप में हत्या की गई, जघन्य हत्या की गई, सब चाहते हैं कि तत्काल तो पूरा प्रक्रिया हो, चालान पेश हो, पूरी जुडिशियल प्रोसेस हो करके सजा जजमेंट जल्दी आए। ये हर व्यक्ति की, हर परिवार की इच्छा है। तो हम चाहेंगे कि एनआईए को चाहिए, उनसे हम रिक्वेस्ट भी करेंगे, गृह मंत्रालय रिक्वेस्ट भी करेंगे कि लोगों के मूड को देखते हुए और आक्रोश को देखते हुए जल्दी एनआईए पूरी प्रक्रिया अपनाए और जजमेंट जल्दी आए। सर, हम जब यहाँ पर हैं दिल्ली से उदयपुर में बात कर रहे हैं, लोगों में बड़ा आक्रोश है, सब कह रहे नहीं सीएम साहब आएंगे, कहेंगे तुरंत फांसी दे दो। अब इंस्टेंट जस्टिस की भी बात करते हैं लोग। आप क्या अपील करना चाहेंगे? जो रोष में हैं लोग, उनको क्या संकेत देना चाहेंगे एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? कल यहाँ पर जगन्नाथ यात्रा भी है, आज यहाँ भी प्रोसेशन निकाला गया। वक्त की सबसे जरूरत है कि लोग शांति बनाए रखें। तो गुस्सा बहुत है लोगों के अंदर, नहीं तुरंत फांसी दे दो, इनकाउंटर कर दो, लोग सड़कों पर चिल्ला रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? जो आप बोल रहे हो ना, वही ध्वनि निकल रही है सोशल मीडिया में भी, आम लोगों के अंदर भी, जो आप बोल रहे हो। इस बात का एहसास सरकार को भी है। उसी रूप में हम चाहेंगे कि एनआईए, क्योंकि वो नेशनल एजेंसी है, जब केस को टेक ओवर कर लिया है तो उनकी जिम्मेवारी बनेगी कि कैसे जल्दी से जल्दी जजमेंट आए। हम पूरा उनको सहयोग करेंगे सभी तरह से और मुझे उम्मीद है कि वो पूरी पब्लिक की भावना, जैसे आपने कहा, ये बात उन तक भी पहुंची होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ वो इसको तत्काल ही पूरा प्रोसेस करवा के जजमेंट दिलाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सर, पूरे देश में भी माहौल काफी संवेदनशील है। जब से नुपुर शर्मा का वो बयान आया है, कई जगह घटनाएं हुए हैं, लोग अरेस्ट भी हुए हैं। जिस दिन पूरी घटना हुई थी, आपने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को आकर के देश को एड्रेस करना चाहिए। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फिर रिपीट करूंगा, इसमें कोई राजनीति नहीं है। पूरे देश के अंदर नुपुर शर्मा की तो एक बात है, उसके अलावा भी एक लंबे अरसे से जो हालात बन रहे हैं ध्रुवीकरण की राजनीति में, उससे हर मोहल्ले में, हर कस्बे में, हर जिले में, हर पूरे देश के अंदर तनाव का माहौल है। वो नहीं होना चाहिए। जहाँ तनाव होगा वहाँ विकास रुक जाता है, चाहे परिवार हो, चाहे गांव हो, चाहे जिला हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो। मैं बार बार रिक्वेस्ट, मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरा विपक्ष कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की बात की एक वजन रहता है। कोई मुख्यमंत्री बोलता है प्रदेश में, उसका वजन प्रदेश में रहता है। आज प्रधानमंत्री जी मोदी जी अपील करेंगे प्रदेश देशवासियों से, उसका असर होगा। एक बार उन्होंने अपील करी थी, आपको याद होगा, सरकार बनते ही जब लीचिंग हुई थी राजस्थान में, तब उन्होंने कंडेम किया था उनको। उसका असर पड़ा उस वक्त में, लोगों ने वेलकम किया। आज जो माहौल बन गया है टेंशन का, हिंसा का, उसका एक ही रास्ता है कि प्रधानमंत्री जी खुद, मोदी जी अपील करे कि पूरे देश में शांति, सद्भाव, भाईचारा रहे और किसी कीमत पे मैं हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मैं राजनीतिक सरकारों को भी कह रहा हूँ, कोई हिंसा देखें, कोई जाति हो, कोई धर्म हो, कोई पार्टी हो पॉलिटिकल, अगर कोई हिंसा करता है तो बिना भेदभाव के आप उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। ये मैसेज आएगा तो जाके वापस जो पारा चढ़ गया ऊपर वो नीचे आएगा, थोड़ी शांति होगी देश के अंदर और ये घटनाएं बंद होगी। ये घटना तो आतंकवादी घटना भी हो गई है, बाकी घटनाएं कहीं चाकू लग रहा है, कहीं तलवार लग रही है। इस मुल्क में किस जिले में क्या हो रहा है
सब खबरें दिल्ली तक पहुंचती नहीं है, राजधानी तक आती नहीं है। कितने लोग परेशान होते होंगे। जिस मोहल्ले में माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है, और मेजोरिटी रहती है वहाँ पर, तो जो माइनॉरिटी वाले जो हिंदू होंगे वो घबराए हुए, पता नहीं कल क्या हो जाएगा। अगर मुस्लिम कोई माइनॉरिटी में वो घबराए, पता नहीं कल क्या हो जाएगा। ये माहौल बन चुका है। इसको भारत सरकार को स्वीकार आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, और प्रधानमंत्री जी को अपील करनी पड़ेगी, मेरा मानना है। आखिरी सवाल सर, राजस्थान की जनता से या देश की जनता से आप हमारे माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है कि लोग संयम बनाए रखें। आपने जैसे कहा कि एनआईए से अपील कर रहे हैं कि फास्ट ट्रैक करके सजा दिलाई जाए, लेकिन एक आप विपक्ष के नेता भी हैं और राजस्थान के सीएम भी हैं। क्या कहना चाहेंगे देशवासियों से और खासकर राजस्थान की जनता से? कल जगन्नाथ यात्रा है, छोटे छोटे कार्यक्रम हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देश हित में नहीं है तनाव, हिंसा किसी भी रूप में। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। ये देशवासियों को समझना पड़ेगा, प्रदेशवासियों को समझना पड़ेगा। आज ये घटना हुई है, कई जगह हमारे यहाँ प्रोसेशन निकले। उदयपुर में मौन जुलूस निकला, मुझे अच्छा लगा कि मौन जुलूस रखा गया उसको, क्योंकि आक्रोश जब होता है तो नारे लगते हैं। मौन जुलूस निकाला आपने तो नारे नहीं लगे। तो मैं समझता हूँ कि ये भावना सब में होनी चाहिए। अभी वक्त ये है कि कैसे हम लोग सब मिलकर के माहौल को ठीक करें और मिलकर के चले आपस के अंदर, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। कल ऑल पार्टी मीटिंग में बुलाई थी, बीजेपी की तरफ से नेता शामिल हुए, उन्होंने क्या आपको विश्वास दिलाया? हमने देखा है कि उनका भी रोल अभी हमारे दुतासा जी मेरे पास ही खड़े हैं, सब ऑल पार्टी मीटिंग है, सबने पुलिस और एसओजी की जो भूमिका थी, तत्काल अरेस्ट करना बहुत बड़ी बात थी। अगर वो भाग जाते तो लोगों में ज्यादा रिएक्शन, आक्रोश होता। तो सबने पुलिस की एक स्वर में तारीफ करी कि सबने अच्छा काम किया, उनको अरेस्ट भी कर लिया, जानकारी हासिल भी कर ली कि इनके लिंक कहाँ कहाँ पर है। तो स्मूथली सब काम हुआ, उसको सबने तारीफ करी। बाकी अपने सबने सुझाव दिए, हमने प्रस्ताव पास किया सब मिलकर के कि प्रदेश में शांति भाईचारा काम हो। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब परिवार से मिलकर के आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही है कि प्रधानमंत्री मोदी आए और एक स्टेट्समैन के तौर पर जनता से संयम बरतने के लिए कहें, और उनकी बात का वजन है। विपक्ष के नेता के तौर पर भी ये बात बोल रहे हैं कि वो कांग्रेस की सरकार के नेता भी हैं, वो भी भाईचारा बनाने की बात करें, लेकिन कह रहे हैं सबसे बड़ा रोल है वो प्रधानमंत्री मोदी का है। अगर वो बोलेंगे तो जनता संयम भी बरतेगी और अपनी जिम्मेदारी भी समझेगी। सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ उदयपुर से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली एनसीआर में तपती गर्मी से निजात दिलाने वाली अच्छी बारिश हुई और सुबह से काले घने बादल छाए हुए थे और पहले तो हल्की फुहारें हुई, लेकिन बाद में ये झमाझम बारिश में बदल गई, जिसके बाद कई इलाकों में पानी भरने लग गया और ज्यादातर रास्तों पर भारी ट्रैफिक जैम दिखने लगा। सड़कों पर गाड़ियां रेंगने लगी और आधे घंटे की दूरी में 2-2.5 घंटे का वक्त लगने लगा। वाहनों की लंबी कतारें सड़कों पर दिखाई देने लगी और तेज रफ्तार के लिए बनाए गए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को मॉनसून की पहली बारिश ने धीमा कर दिया। यहां दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से लेकर इंदिरापुरम तक एक लंबा जाम दिखाई दिया। एक्सप्रेसवे के एक हिस्से में पानी भरने से लोगों को जाम में फंसने की वजह से क्या दिक्कतें हुई, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला। आज दिल्ली में मानसून की पहली बारिश हुई है और सुबह से ही बहुत ही खुशगवार मौसम है। लगातार बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में और मैं इस वक्त गाजियाबाद से दिल्ली जा रहा हूं और दिल्ली भी उस सड़क से जा रहा हूं जो कि बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है इस सरकार का, यानी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से। और आपको दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की तस्वीर अभी इस मानसून में आपको मैं दिखाता हूं कि पहली मानसून में किस तरीके से, पहली मानसून की बारिश में माफ करिएगा, किस तरीके से एक्सप्रेसवे की पोल खुल गई है और लंबा जाम लगा हुआ है। जलभराव कितना है अब मैं आपको तस्वीर दूसरे साइड की दिखाता हूं। दिल्ली से गाजियाबाद वाली भी तस्वीर आपको दिखाता हूं और जो गाजियाबाद से मैं खुद दिल्ली की ओर जा रहा हूं उसकी भी तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए,
गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर आप देखिए कि जैम लगा हुआ है। दूसरी साइड अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो दिल्ली से जो लोग गाजियाबाद की ओर जा रहे थे वो इस लंबे जैम में फंसे हुए हैं। तो आज मानसून की पहली बारिश है और इस मानसून के पहली ही बारिश में एक्सप्रेसवे की भी पोल खोल कर रख दी है। ये आप देखिए कि एक्सप्रेसवे का जो एक हिस्सा है वो बिल्कुल तालाब बन चुका है। तमाम सारे जो बच्चे हैं वो इस बारिश का मज़ा ले रहे हैं और इस सड़क पर जो तालाब नुमा आपको दिख रही है उसमें नहा रहे हैं। आप देखिए एक लग्जरी गाड़ी इसमें फंस गई है क्योंकि पानी जो है वो एक्सप्रेसवे पर घुटने घुटने तक जो है वो भरा हुआ है, तो इसी के चलते ये गाड़ी इसमें फंस गई है। और चूंकि पानी बहुत ज़्यादा है तो इसके वजह से गाड़ियाँ आगे जा नहीं पा रही हैं, इसीलिए बहुत लंबा जो है गाज़ीपुर जो बॉर्डर है वहाँ से लेकर और इंदिरापुरम तक ही आपको जाम इस तरीके से मिलेगा। आज सुबह जो लोग बारिश से बहुत खुश थे और उनको लग रहा था कि आज उमस से और गर्मी से निजात मिल गई, तो पहली ही बारिश में वो इस अच्छे मौसम में बहुत ही ख़राब जाम में फंस गए हैं। जिन लोगों को इस ऑफिस जाना है, जिन लोगों को काम धंधे के लिए बाहर निकलना है, उन पर सोचिए कि क्या बीत रही होगी। घंटे घंटे भर से जो है वो यहाँ पर लोग जाम में फंसे हुए हैं। और देखिए दोनों ही तरफ जाम है। आपके दाहिने साइड में अगर आप देखिए जो दिल्ली से ट्रैफिक आ रहा है, ये वाला जो ट्रैफिक है ये वाला, यहाँ पर भी जाम है। और मैं इस वक्त गाज़ियाबाद से दिल्ली जा रहा हूँ तो यहाँ पर भी आप देखिए कि बहुत रेंग की चल रही है। ये देखिए ये जो पूरा है ये जो है ये दिल्ली से गाज़ियाबाद जा रहा है ट्रैफिक। तो चूंकि आगे बहुत पानी भरा हुआ है तो इसके चलते ये गाड़ियाँ बहुत रेंग के चल रही हैं और एक लंबा जाम लग गया है। अगर पानी की निकासी बेहतर होती तो शायद इस अच्छे मौसम में अच्छा ट्रैफिक भी इस एक्सप्रेसवे पर चलता। रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।